स्पाइडरमैन मूवीज की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी स्पाइडरमैन को एक ट्रायलॉजी नहीं सीधा डबल ट्रायलॉजी मिलने जा रही है। और ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड को देखो, उसकी एक भी ट्रायलॉजी कंप्लीट नहीं हुई। टोबी मैगवायर को देखो, उसकी कहानी सिर्फ 3 मूवीज पर रुक गई। लेकिन टॉम हॉलैंड के केस में नो वे होम के बाद भी मार्वल उससे सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अभी बाकी है मेरे ब्रांड न्यू डे आ रही है। और इसके बाद भी और मूवीज की बात हो रही है। और इसी के साथ टॉम हॉलैंड हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम और एक्सपोजर वाला स्पाइडरमैन बनने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर मार्वल को इस स्पाइडरमैन में ऐसा क्या दिख रहा है जो सोनी अपने स्पाइडरमैन में चाहकर भी नहीं देख पाता? क्या वजह उसकी पॉपुलैरिटी है, एक्टर की एज है, स्टूडियो है, MCU है, या फिर वजह कुछ और ही है? क्या मार्वल को शुरू से पता था कि ये स्पाइडरमैन बाकी स्पाइडरमैन जैसा नहीं होने वाला? क्योंकि ये पहला स्पाइडरमैन है जो सिर्फ अपनी दुनिया तक सीमित नहीं रहता। एक दिन स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल्स से लड़ता है, दूसरे दिन अवेंजर्स के साथ दुनिया बचाता है, और तीसरे दिन मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन और विलन्स के साथ खड़ा मिलता है। और शायद इसी वजह से जहां दूसरे स्पाइडरमैन को एक कहानी मिली, मार्वल को इस स्पाइडरमैन में कई कहानियां नजर आई। और आज हम यही पता लगाएंगे दैट व्हाई मार्वल रूमर्डली इज प्लानिंग टू गिव टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन अ डबल ट्रायलॉजी। सबसे पहले इस स्पाइडरमैन को 2 लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, जिस वजह से डबल ट्रायलॉजी मिलने की बात हो रही है। पहला खुद मार्वल स्टूडियोज और दूसरा उनका बादशाह टोनी स्टार्क। मार्वल ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ, उसने हिस्ट्री का सबसे यंग स्पाइडरमैन को प्ले करने वाला एक्टर पिक किया। जहां अपनी पहली मूवीज में टोबी मैगवायर अप्रॉक्स 26 साल के थे, एंड्रू गारफील्ड 28 साल के, तो वहीं दूसरी तरफ टॉम हॉलैंड का MCU का स्पाइडरमैन अपनी पहली अपीयरेंस में 19 साल और अपनी पहली डेब्यू फिल्म में सिर्फ 21 साल का था। लेकिन असली डिफरेंस सिर्फ एज नहीं था, असली डिफरेंस दुनिया थी। MCU का पीटर पार्कर एक बिल्कुल अलग दुनिया में पैदा हुआ, एक ऐसी दुनिया जहां सुपर हीरोज पहले से मौजूद थे, जहां सुपर सोल्जर्स से लेकर गॉड्स तक इस दुनिया की हिफाजत कर रहे थे। और उसी में से एक था टोनी स्टार्क। टोनी ने पीटर को सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस किया, टोनी ने उसे अवेंजर्स में रिक्रूट किया, टोनी ने उसे एडवांस्ड सूट दिया, और कई बार पीटर के विलेंस भी उसकी खुद की लेगेसी से ज्यादा टोनी स्टार्क की लेगेसी से जुड़े हुए निकले, मिस्टीरियो, वंचर। तो वहीं दूसरी तरफ सोनी स्टूडियोज के पास सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन और उसके विलेंस के राइट्स का खजाना था, ना कि पूरी मार्वल कॉमिक्स। और इसलिए दूसरी दुनिया में टोबी और एंड्रू के यूनिवर्सेस में ना अवेंजर्स थे, ना इन्फिनिटी स्टोन्स, ना दुनिया बचाने वाले गॉड्स, ना कोई बिलियनियर मेंटर जो हर मुश्किल में गाइड करे। उनकी दुनिया में स्पाइडरमैन को अपनी जगह खुद बनानी पड़ी, अपनी गलतियों से सीखना पड़ा, अपने बोझ खुद उठाने पड़े। और यहीं से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ग्रोथ और कहानी अलग हो जाती है। जहां टोबी और एंड्रू को पहली मूवीज से ही इंडिपेंडेंट बनना पड़ा, वहीं MCU के स्पाइडरमैन को इंडिपेंडेंट हीरो बनने में सालों लग गए। और इसलिए इतना सब होने के बाद भी कई लोगों को नो वे होम के बाद अब जाकर लग रहा है कि पीटर की कहानी अब शुरू हो रही है, क्योंकि लोग बोलते नहीं पर सोचते जरूर हैं। ये स्पाइडरमैन एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के मामले में सबसे आगे है। इसको हमने कहां नहीं देखा, सिविल वॉर, होमकमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, हर जगह। यानी स्क्रीन टाइम के मामले में देखा जाए तो ऐसा फील होगा जैसे 3 कैमियोस और 3 मूवीज को मिलाकर हमने बहुत पहले ही इस पीटर को उसकी डबल ट्रायलॉजी जितनी बार देख लिया हो। और इन सब की वजह और कोई नहीं बल्कि खुद मार्वल स्टूडियोज और उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स है। और यही फर्क है सोनी स्टूडियोज और मार्वल स्टूडियोज में। मार्वल सिर्फ कोई दूसरी स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी नहीं बना रहा था, वो एक ऐसा स्पाइडरमैन बिल्ड कर रहा था जिसके साथ अगले 10-15 साल तक अलग अलग कॉमिक स्टोरी लाइंस को एक्सप्लोर की जा सके। और ये प्लान भी आज से 10-15 साल पहले बना लिया गया था, जब मार्वल ने सबसे यंग एज वाले एक्टर को पिक किया। मार्वल ने स्पाइडर को 3 मूवीज और 3 कैमियोस के बाद टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को सीधा अपग्रेड ही कर दिया, वो भी एकदम कॉमिक एक्यूरेट स्टाइल में। अब तो ऐसा फील होता है जैसे पीटर की लास्ट ऑन 3 मूवीज उसकी ओरिजिन मूवी लगती है, या साफ साफ कहें तो फेज 1 की मूवीज। और हाँ, ये फेज वाली इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जहां सोनी के दोनों स्पाइडरमैन अपनी कहानी का सिर्फ फेज 1 लिफ्ट करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ MCU का स्पाइडरमैन फेज 2 के कॉमिक ब्लॉकबस्टर स्टोरी लाइंस को हम ऑडियंस के सामने रखेगा। और ये फेज 2 की बात खुद ट्रेलर भी हमसे चीख कर कह रहा है। मार्वल के पास वक्त के साथ साथ मौकाए वारदात भी हैं, तो इसलिए फेज 2 और कुछ नहीं बल्कि डे ट्रायलॉजी ही है। और इसके साथ अवेंजर्स मूवीज का भी इस पीटर को सिर्फ स्वाद चखने नहीं मिलेगा, साथ ही साथ उन मूवीज में भी पीटर की कहानी और ग्रेट होती चली जाएगी, देखना, जो आगे जाकर डे ट्रायलॉजी के पिलर्स को खड़ा करेंगे। फेज 1 में मार्वल ने बड़े
चालाकी से हर मूवी में कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की लाइफ के बेसिक इवेंट्स को टिक करते चला गया और मौका देखकर दूसरे लफड़े भी निपटा दिए। और इसका प्रूफ तुम लोग खुद देख सकते हो कैसे फेज 2 की पहली मूवी में ही ब्रांड न्यू डे में एक साथ कितने सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन, बूमेरैंग, टैरेंटुला, गैम्ब्रॉयड, जीन ग्रे, पनिशर, हल्क और एक हिडन विलन भी। साथ ही फेज 2 के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को भी ये मूवी साइमल्टेनियसली कैरी आउट कर रही है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखना थिएटर में ब्रांड न्यू डे बहुत स्मूथ मूवी फील होगी, क्योंकि ये स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का स्पाइडरमैन है, किसी सोलो यूनिवर्स का नहीं। और ये सब पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ एमसीयू के बैनर के अंडर ही हो सकता था, जहां टोबी और एंड्रू की स्टोरी रिलेटिवली लीनियर थी, वहीं टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एक ओपन प्लेटफॉर्म बन गया। मार्वल जब चाहे इस स्पाइडरमैन के साथ कॉमिक की हर स्टोरी लाइंस को एक्सप्लोर कर सकता है और ऑडियंस को वो बहुत ज्यादा नेचुरल भी लगेगा। और इसलिए मार्वल को 3 मूवीज काफी नहीं लगी, क्योंकि वो एक ऐसा स्पाइडरमैन बिल्ड कर रहा था जो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्टोरी लाइन वाला स्पाइडरमैन बने। और इसलिए टॉम हॉलैंड हिस्ट्री का सबसे फ्लेक्सिबल स्पाइडरमैन बनेगा और शायद इसीलिए हिस्ट्री का पहला स्पाइडरमैन भी जिसे डबल ट्रायलॉजी मिलने जा रही है।